हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 3 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त से होने वाला है। जो कि जो नया सिलेबस इसका जारी किया गया है, उसी आधार पर यह रुक्मणी प्रकाशन का जो प्लेटफॉर्म कोचिंग पटना में है, उनके द्वारा वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। जो कि यह जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 20 में से हम 1 और 2 को कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं, तो उसके लिए हम अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए। और इसका एक वॉल्यूम 1 आया था और वॉल्यूम 2, जो कि दोनों को हम कवर कराए हुए हैं, उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। और एक ज्ञान बिंदु का आया था, और एक यूडिटेरिया का आया था, और एक किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया था, और एक कौटल्या जीएस टीचिंग सेंटर का आया था। उस सबका हम अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए, जो कि सभी जो प्रैक्टिस सेट जो नया सिलेबस जो जारी किया गया उसी आधार पे है। इस वजह से उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होगी। तो अभी भी आपके पास समय है, कोशिश कीजिए कि डेली 2 या 3 प्रैक्टिस सेट जरूर आप लगाया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, यह जो वीडियो जो है डेली आपको सुबह 8 बजे मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से पा सकते हैं। जो कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, आज हम आपको सेट नंबर 3 को कवर करने वाले हैं, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए फुल सिलेबस टेस्ट तैयार किया गया। जो कि देख लेते हैं इसमें आज पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। जो कि आज जो यह प्रैक्टिस सेट है, इसका टारगेट हम रखते हैं 70 से 72 नंबर। अगर 70 से 72 नंबर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में होंगे। अगर जो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है तो कोशिश कीजिए जिस बुक से आप पढ़े हुए हैं उसी बुक से आप रिवीजन कीजिए। वो रिवीजन करने से क्या होगा कि वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे चल के वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस प्रक्रिया को अपना के आप अपना जो स्कोर जो है बढ़ा सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन आज क्या दिया गया। तो राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो देख लेते हैं, दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय तथा अगला देर लोकसभा तथा अगला देर राज्यसभा तथा संसद के दोनों सदनों है। तो यह जो जगह संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर हटाया जा सकता है। जो कि यह जो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि महाभियोग प्रक्रिया जो है भारतीय संविधान में कहाँ उल्लेख किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 61 में किया गया है। जो कि भारतीय संविधान में महाभियोग जो है यह किस संविधान से लिया गया, तो यह जो लिया गया संयुक्त अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो कि राष्ट्रपति व महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग ले सकते हैं। वही महाभियोग एक कैसी प्रक्रिया है, तो महाभियोग जो एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। जो कि एक पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति पे लाया जाता है। यह जो होता है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होता है। जो कि महाभियोग संबंधी आरोप जो होता है संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी होता है कि ऐसा करने के लिए 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना अनिवार्य होता है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो वीवीआई क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन देगा, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य चुनाव आयोग जो इसकी नियुक्ति जो करते हैं वो राज्यपाल करते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया, तो राज्य निर्वाचन आयोग के संबंधित जो अनुच्छेद जो है वह 243 के से संबंधित है। जो कि अनुच्छेद से संबंधित एक वीडियो जो है ऑलरेडी हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। जो कि अगर वो वीडियो आप देख लेते हैं, अनुच्छेद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें एक अलग तरह से आपको अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। तो कोशिश कीजिए कि उसे आप लोग जरूर देख लिया कीजिए। जो कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी वजह से 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। वही वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त जो होता है इसकी नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो देख लेते हैं इसमें मौलिक कर्तव्य जो है इसमें इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में था या नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य जो है इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान में मूल संविधान में नहीं किया गया था, जो कि इसे 42वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य कुल 11 है। जो कि यह किसके सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। जो कि यह भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो यह जो किया गया भाग 4 के क में अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो देख लेते हैं, पहले देखें राष्ट्रगान का सम्मान जो कि आता है। अगला है कर का भुगतान करना, जो कि कर का भुगतान करना जो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसको नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महानवादी का कर्तव्य है। तो देख लेते हैं इसमें महानवादी का कर्तव्य कौन सा है। तो पहला देख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करना, तथा अगला देख कानूनी मामलों पर भारत सरकार का सलाह देना। जो कि यह महानवादी जो होते हैं इनका कर्तव्य जो है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि महानवादी की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो महानवादी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि महानवादी के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 76 में किया गया है। जो कि वर्तमान में भारत के महानवादी कौन है, तो यह जो है वेंकट रमणी है। जो कि यह केंद्र में जो होता है उसे महानवादी कहा जाता है, वही राज्य में जो होता है उसे महाधिवक्ता कहा जाता है। जो कि महाधिवक्ता जो होते हैं उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 165 में किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ अनुच्छेद 129 में क्या उल्लेख किया गया है। तो यह जो किया गया यह सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेखीय न्यायालय होने का प्रावधान करता है अनुच्छेद 129। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही अनुच्छेद 124 कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। वही 143 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 143 जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगने की राष्ट्रपति के अधिकार का प्रावधान किया गया है। वही जान लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय का गठन कब किया गया था। तो उच्चतम न्यायालय का गठन जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था। वही उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, तो यह 28 जनवरी 1950 को उद्घाटन किया गया था। तो याद रखिएगा दोनों डेट, क्योंकि दोनों डेट जो है बहुत बार पूछा गया है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन उसका उद्घाटन जो है 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी बजट में पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। तो देख लेते हैं इसमें पूंजीगत प्राप्ति का इसमें एक उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो पहला देखो सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों में से आय, जो कि नहीं है। जो कि अगला दिया है सरकारी बंद पत्र की बिक्री, जो कि यह जो है वो पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया बजट घाटा क्या होता है। तो बजट घाटा जो होता है या राजस्व पर सरकारी व्यय जो होता है उसकी अधिकता को बजट घाटा कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता जो होता है उसी को बजट घाटा कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संतुलित बजट क्या होता है। तो संतुलित बजट जो होता है सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, उसी को संतुलित बजट कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व व्यय क्या होता है। तो राजस्व व्यय जो होता है दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर व्यय की गई धनराशि होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि पूंजीगत व्यय सरकार के वे व्यय हैं जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक और वित्तीय दायित्व में कमी होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन से सरकारी बजट में गैर ऋण पूंजी प्राप्त की उदाहरण है। तो इसका उदाहरण जो हो जाएगा, पहला दिया नागरिकों से वसूला गया राजस्व कर, तथा अगला दिया गया सरकारी बंद पत्र पर ब्याज भुगतान, तथा अगला दिया सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री, तथा अगला दिया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का ऋण। तो यह जो हो जाएगा यह सरकारी स्वामित्व वाली भूमि की बिक्री हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया बंगाल के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी वकीलों में से किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो यह देश बंधु के नाम से जो जाना जाता है यह चित्तरंजन दास को जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह चित्तरंजन दास किसके गुरु थे, तो यह जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा चित्तरंजन दास द्वारा किस संस्था का स्थापना किया गया था। तो वर्ष 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था।
कि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चित्तरंजन दास जो है वो किस कांग्रेस का अधिवेशन किए थे, तो 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। वही यहाँ देख लेते हैं, दिया है बिपिन चंद्रपाल। तो बिपिन चंद्रपाल जो थे, इनकी एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका जो है उसका नाम जो है न्यू इंडिया है। याद रखिएगा, न्यू इंडिया पत्रिका जो है एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसका संपादक जो थे वह बिपिन चंद्रपाल थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस वर्ष देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किए थे। तो यह जो प्रस्ताव जो पेश किए थे 1940 में। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, जो कि 1940 में देशों के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि उसी के तहत 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव लाहौर में पारित किया था, जो कि 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 8 अप्रैल 1929 को निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। तो यह जो बम जो फेंके थे वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त फेंके थे। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है। तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप जो है वह सांची स्तूप है, जो कि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण जो है अशोक द्वारा करवाया गया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे धामेक स्तूप, जो कि धामेक स्तूप कहाँ पे है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में स्थित है। जो कि यहाँ दिया गया महाबोधि स्पूत, जो कि महाबोधि स्पूत या महाबोधि मंदिर जो है बिहार के बोध गया में स्थित है। यही यहाँ दिया है केसरिया स्तूप, जो कि केसरिया स्तूप जो है बिहार में स्थित है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, वीवीआई क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह दिया गया, जो कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है उसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाता है। जो कि पीडीएफ पाने के लिए अपने टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं 14 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, तथा आगे देखते हैं 15 नंबर, जो कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सैनोनिम्स बताना है, मतलब उसका समानार्थन शब्द बताना है। तो दिया गया कॉन्डोन, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है माफ करना होता है। जो कि इसका देख लेते हैं, यहाँ दिया है फॉरगिव दिया गया, जो कि फॉरगिव का अर्थ होता है माफ करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा रिजॉइस, जो कि इसका अर्थ होता है बहुत हर्षित होना। वहीं यहाँ देगा पनिश, जो कि इसका अर्थ होता है दंडित करना। तथा यहाँ देगा स्कोल्ड, जो कि इसका अर्थ होता है डांटना या फटकारना होता है। तो यहाँ बताना था, इसका जो समानार्थन जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। एडम्स का बताना है, तो दिया गया वन द ब्लैक बर्नर। तो इसका जो अर्थ जो हो जाएगा कम प्राथमिकता होना। तो इसका एडम्स क्या हो जाएगा, तो यह जो जगह टू टेम्पोरली नॉट डील्स विथ सम मैटर बिकॉज इट इज नॉट अर्जेंट। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है यहाँ इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो इसमें जो गलत जो दिया गया है, यहाँ गवर्नमेंट का स्पेलिंग गलत दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट का स्पेलिंग होता है GOVERNMENT होता है। जो कि यह दिया गया है गलत दिया गया, इस वजह से इसमें गलत बताना था। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं, दिया है गवर्नमेंट दिया गया, जो कि इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है स्वादिष्ट भोजन या पसंद करने वाला। फिर यहाँ जो दिया गया गॉर्गियस दिया गया, जो कि इसका जो होता है दयाशील होता है। फिर यहाँ दे ग्रेटफुल, जो कि ग्रेसफुल जो होता है सुखद होता है इसका अर्थ। तो याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। तो देख लेते हैं, दिया गया द गार्डनर सेड दीज रोज विल ब्लूम इजली। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, द गार्डनर सेड दैट दोज रोज वुड ब्लूम इजली। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया यहाँ एंटोनिम्स बताना है। तो दिया गया फास्टेन, जो कि फास्टेन का अर्थ होता है जकड़ना या बांधना होता है। जो कि इसका एंटोनिम्स क्या हो जाता है, यह हो जाएगा रिलीज हो जाएगा, मतलब रिलीज मतलब छोड़ना होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स बताना है। दिया गया थ्रो थिक एंड थीन। तो इसका जो अर्थ होता है प्रत्येक स्थिति में सुख दुख में। तो यह जो इसका जो सही जो हो जाएगा वह अंडर ऑल सर्कुमेस्टेंस हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया है
ही ऑलवेज हैड ए क्लोज डैश विथ हिज ग्रैंडफादर। तो यह जो हो जाएगा वह कंपनी हो जाएगा, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो दिया गया कि ही ऑलवेज हैड ए क्लोज डैश विथ हिज ग्रैंडफादर। तो यह जो हो जाएगा वह इन्फिनिटी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ही ऑलवेज हैड ए क्लोज एफिनिटी विथ हिज ग्रैंडफादर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो दिया है ब्रेक और फॉल ए पार्ट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ द डिटर्मिनेशन। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। तो देख लेते हैं तिमिर का यहाँ क्या विलोम हो जाएगा। तो दिया है कठिन दिया गया, आभास दिया गया, कृत्रिम दिया गया और आलोक दिया गया है। तो इसमें आलोक जो जगह तिमिर का यह विलोम शब्द हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए कठिन, जो कि कठिन का विलोम जो होता है सरल होता है। वही यहाँ देखिए कृत्रिम, जो कि कृत्रिम शब्द का विलोम जो होता है वह प्राकृतिक या नैसर्गिक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो ईश्वर को न मानने वाले एक व्यक्ति जो यह जो हो जाएगा वह नास्तिक हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उन्हें नास्तिक कहा जाता है, वही ईश्वर में विश्वास करने वालों को क्या कहा जाता है, तो वह आस्तिक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है जिसे कभी बुढ़ापा न आए, उस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा। तो जिसे कभी बुढ़ापा ना आए इसे जो कहा जाता है वह अजर कहा जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। और जो कभी मरे नहीं उसे क्या कहा जाता है, तो जो कभी मरे नहीं उसे अमर कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो शुक्ल का विलोम शब्द जो हो जाएगा वह कृष्ण हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है कि आह वेदना मिली विदाई, यह युक्ति किस रचनाकर की है। यह जो युक्ति जो है वह जयशंकर प्रसाद का है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि जयशंकर प्रसाद के एक नाटक है स्कंदगुप्त, उसी में इस युक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास होता है। तो नेत्रहीन जो शब्द जो होता है इसमें तत्पुरुष समास होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि तत्पुरुष समास में कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत वाक्य दिया गया। तो पहला दिया गया उसने लिखा था कि तथा उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है, ये इसमें गलती बताना था, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है वाक्य 1 और वाक्य 6 के माध्य वाक्यों के उचित क्रम क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें सही क्रम बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। तो पहला जो दिया गया कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं तथा इसके बाद इसने लोकप्रिय रहे हैं कि और इन्हें देखने के लिए, तथा पहले रामायण और महाभारत, तथा इसमें बताना है कि इसमें काम काज छोड़ देते थे, अपने सारे काम काज छोड़ देते थे। इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। तो इसका सही क्रम जो जाएगा इसमें पहले जो हो जाएगा पहले रामायण और अब महाभारत, उसके बाद जो हो जाएगा यह हो जाएगा कि इतने लोकप्रिय रहे कि इसके बाद हो जाएगा लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते थे। उसके बाद जो हो जाएगा वह हो जाएगा और इनके लिए काम काज सारे छोड़ देते थे, अपने सारे काम काज छोड़ देते थे। इसका सही क्रम जो जगह व र य ल हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी बैगनी, हरा एवं लाल रंगों के लिए ज्ञात करें यदि क्रमशः ये दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि बैगनी रंग की प्रकाश अभिसारी लेंस द्वारा कम दूरी पर लाल रंग के सापेक्ष फोकसित होता है, जो कि जिसका फोकस जितना अधिक दूरी पर होता है उसकी फोकस दूरी उतना ही अधिक होगा। जैसे लाल रंग का प्रकाश के लिए फोकस दूरी अधिक होता है जबकि हरा और बैगनी रंग के लिए कम होता है, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि आपको 3 प्रतिरोधक दिया जा रहा है जिसके प्रतिरोध R है, इसके कितने महत्तम संयोजन किया जा सकता है जिससे हर बार भिन्न तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो यह जो प्राप्त जो है 4 बार, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि धातु के प्रतिरोधकता जो होता है वो प्रतिरोधकता तापमान के बढ़ने पर बढ़ता है, जो कि सिलिकॉन और जर्मेनियम की प्रतिरोधकता जो होता है तापमान के बढ़ने पर वो घटता है। यह अपवाद होता है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछ देगा
कि किसकी प्रतिरोधकता जो है वो तापमान के बढ़ने पर घटने लगता है, तो यह जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है। वही 0 डिग्री केल्विन तापमान पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। ये भी याद रखिएगा कितने डिग्री तापमान पे अर्धचालक जो होते हैं वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, तो यह जो करते हैं 0 डिग्री केल्विन पे करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वहां वैद्युत विभव भी क्या होता है? या भी जो होता है यह होता है उतना ही रहता है जितना सतह पर रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्न में से कौन गति स्थान समय बंध का समीकरण है? तो यह गति स्थान समय बंध का समीकरण जो होता है वह ए इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि वेग और समय के बीच संबंध कौन बताता है? तो वेग और समय के बीच संबंध जो है वह भी इक्वल टू यू प्लस ए टी दर्शाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, यह वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वैद्युत हीटर का हीटर तार किस प्रकार के पदार्थ का बना होना चाहिए? तो यह जो बना होना चाहिए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो विद्युत हीटर जो होता है इसका तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है। जो कि नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम जो निकेल तथा क्रोमियम का मिश्र धातु है। वही क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया कि विद्युत बल्ब जो होता है उसका तार किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें टंगस्टन के तार का प्रयोग किया जाता है। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला देख, गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, जो कि गलत है। अगला, गुरुत्वीय त्वरण गहराई बढ़ने से बढ़ता है, जो कि ये भी गलत है। तथा गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। जो कि यह जो दिया गया इसमें बताना है कौन सा सही दिया गया, तो यह दिया गया सही दिया गया है। जो कि इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वस्तु के एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है, तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित किसी बिंदु पर बनेगा और कैसा होगा? तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा सी से पहले बनेगा और बड़ा बनेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विद्युत फ्यूज जो कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह जो कार्य जो करता है वह विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के सिद्धांत पर। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि विद्युत फ्यूज किसका बना होता है? तो यह जो बना होता है लेड और टीन का, जो कि यह पीबी और एसएन का बना होता है। याद रखिएगा किसका मिश्रण होता है? तो एसएन और पीबी का मिश्रण होता है, जो कि टीन और लेड का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, दिया गया सौर पैनल में किस ऊर्जा को सी ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो यह जो रूपांतरित जो किया जाता है सौर और विद्युत से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी? तो जान लेते हैं पानीपत का कुल 3 लड़ाई कौन कौन सा हुआ था, यह कब कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। वही पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था। वही पानीपत के तीसरा युद्ध के समय जो था मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव थे, जो कि यह जो हुआ था 1761 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को भारी पराजय दी थी। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो यह जो प्रारंभ जो किया गया था 1942 में, 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की हुई विशेष बैठक में ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा गांधी ने इसका प्रारंभ कहां से किया गया था। तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने हैं। वहीं पे एक नारा जो दिए थे, करो या मरो का नारा। याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा कहां से दिए थे। तो यह जो दिए थे बंबई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किए थे 8 अगस्त 1942 के, वहीं से दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2011 का फाइनल मैच खेला गया था? तो यह फाइनल मैच जो खेला गया था वह वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओडीआई विश्व कप 2023 का फाइनल मैच कहाँ पे खेला गया था, तो यह जो खेला गया था अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। तो शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है गुजरात है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह गुजरात में पहली बार कब शराबबंदी लागू किया गया था, तो यह जो किया गया था 1965 ईस्वी में किया गया था। जो कि वही क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार में जो शराबबंदी चल रहा है वह कब लागू किया गया था। यह जो लागू जो किया गया था 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था। जो कि ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसी भी राज्य में शराबबंदी जो होता है वह किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो यह जो होता है अनुच्छेद 47 के तहत होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो यह जो घोषणा जो किया गया था वह चार्टर एक्ट जो था 1833 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम में यह घोषणा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है। तो भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव जो कराया जाता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को किया गया था। इसी वजह से 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख जो है भारतीय संविधान में किस भाग में किया गया है, तो यह जो किया गया भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि राज्यसभा में निम्न राज्यों में से सीटों की उचित अवरोही क्रम चुने। तो देख लेते हैं, पहला देगा उत्तर प्रदेश। जो कि उत्तर प्रदेश में कुछ राज्यसभा सीट जो है 31 है। वही अगला देख लेते हैं तमिलनाडु। जो कि तमिलनाडु जो है यहाँ पे 18 है। वही यहाँ दे बिहार। जो कि बिहार जो है जहाँ पे वो 16 है। वही महाराष्ट्र दिया गया। जो कि महाराष्ट्र में कितने सीट है, तो महाराष्ट्र में 19 सीट है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है 250 हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जो है 245 सदस्य शामिल हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि राज्यसभा जो एक अस्थायी सदन होता है, जो कि कभी भी इसको विघटन नहीं किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें किसके द्वारा किया जा सकता है। तो पहला देगा लोकसभा, जो कि सही है। अगला है राज्यसभा, जो कि ये भी सही है। तथा अगला है राज्य के विधानमंडल, जो कि नहीं। अगला है राष्ट्रपति, जो कि ये भी नहीं। तथा अगला है उपराष्ट्रपति, जो कि ये भी नहीं। तो इसमें जो इसका जो आंसर हो जाएगा बताना इनमें से कौन सा सही दिया गया है। तो 1 और 2 सही दिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताई गई है। तो यह जो बताया गया अनुच्छेद 368 में बताया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। जो कि CITES के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ जो कौन सा कथन सही दिया गया। तो देख लेते हैं पहला जो दिया गया है, CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो एक सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधे के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। तो यह जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा अगला देश CITES के तहत पौधे और जानवरों के नमूने को उनके विलुप्त प्राय होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो कि एक गलत दिया गया है। अगला दिया है, कन्वेंशन के तहत देशों में परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूने के व्यापार को विनियमित करना आवश्यक है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा आगे देख लेते हैं जो कि दिया है कि यह जीवित जीवों के नमूनों के स्वामित्वकरण को विनियमित करने का प्रयास करता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें जो सही जो दिया गया है 1, 3, 4 दिया गया, जो कि इसका आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। वही आगे हम लोग इसका देख लेते हैं, CITES जो है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम जो होता है वो द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजरस स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा। इसका याद रखिएगा क्योंकि इसका पूरा नाम भी एक बार पूछा गया था। जो कि यह समझौता कब हुआ था, तो यह समझौता जो है 1975 ईस्वी में हुआ था। जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन
बार बार एग्जाम में पूछ देता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसमें 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 जो था वो गलत दिया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन अंतरण उदायगियों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो देख लेते हैं, पहले देखें श्रम या सेवाओं के बदले में व्यक्तियों को किया गया भुगतान, तथा अगला देख लेते हैं दिया गया है, व्यवसायों द्वारा अपने शेयर धारकों को लाभ के हिस्से के रूप में किया गया भुगतान, तथा अगले देख करों के रूप में व्यक्तियों द्वारा सरकार को किया गया भुगतान, तथा अगले देख बिना किसी संगत वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन के सरकार द्वारा व्यक्तियों को किया गया भुगतान। तो इसका जो सही जो हो जाएगा आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि अंतरण अदायगी या उसी को अंग्रेजी में ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है, जो कि यह किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है बाजार प्रणाली में आय की पुनर्वितरण ही अर्थशास्त्र में अंतरण अदायगी या उसी को अंग्रेजी में ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि वित्त वर्ष क्या होता है। तो वित्त वर्ष जो होता है वह सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला वर्ष होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में वित्त वर्ष कब से कब मनाया जाता है। तो भारत में वित्त वर्ष जो है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च के बीच निर्धारित किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बैंकिंग में ब्याज शब्द का क्या अर्थ होता है। तो बैंकिंग में ब्याज शब्द का अर्थ जो होता है ऋण या जमा पर अर्जित अतिरिक्त धनराशि को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि बैंक दर कौन निर्धारित करता है। तो बैंक दर जो है यह निर्धारित जो है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। जो कि बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों के ऋण उपलब्ध कराती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो एटीएम का पूर्ण रूप जो होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन देगा, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 57 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 58 नंबर, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 60 नंबर, जो कि इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ बी नंबर इसका 5 हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं क्वेश्चन देगा समानांतर श्रेणी, जो कि 62 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा मोनोमर कैप्रोलेक्टम की किस बहुलक की प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। तो ये बहुलीकरण जो किया जाता है नायलॉन 6 के, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव द्वारा संश्रित किया गया पहला रेशा कौन सा था। तो यह नायलॉन था। जो कि नायलॉन का निर्माण सर्वप्रथम कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 1935 ईस्वी में किया गया था। जो कि व्यापारिक स्तर पर पहली बार 1935 ईस्वी में नायलॉन जो है महिलाओं के लिए जुराबों बनाने के लिए काम में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन उभयधर्मी है। तो देख लेते हैं इसमें उभयधर्मी कौन सा हो जाएगा। तो यह जो जगह SnO2 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एल्काइन का सामान्य क्या सूत्र होता है। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एल्काइन जो होता है यह हाइड्रोकार्बन का एक रूप होता है। जो कि हाइड्रोकार्बन जो होता है 2 प्रकार का होता है, सेचुरेटेड होता है और अनसेचुरेटेड होता है। जो कि सेचुरेटेड को संतृप्त कहा जाता है, अनसेचुरेटेड को अनसंतृप्त कहा जाता है। जो कि सेचुरेटेड जो होता है, जो कि संतृप्त जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है जिसे अल्केन कहा जाता है, और असंतृप्त जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। जो कि यह एक डबल बॉन्ड बनाता है और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जो कि डबल बॉन्ड जो बनाता है उसे अल्कीन कहा जाता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो बनाता है उसे एल्काइन कहा जाता है। जो कि इसमें फार्मूला जो पूछा गया है वो ट्रिपल बॉन्ड का पूछा गया है। जो कि इसका फार्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा यह सिंगल बॉन्ड जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा ये डबल बॉन्ड जो होता है इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्न अभिक्रिया से क्या होता है। तो देख लेते हैं क्या अभिक्रिया दिया है। तो दिया गया SO2 + 2H2S 3S + 2H2O होता है। तो यह जो होता है वह होता है सल्फर का ऑक्सीकरण, और ऑप्शन दोनों हुआ है यहाँ पे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में कौन से बंध होते हैं। तो इसमें जो बंध जो होता है वो 1 त्रिंबक और 2 द्विबंक होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। तो देख लेते हैं बेकिंग सोडा का क्या उपयोग नहीं किया जाता है। तो पहला दे पेयजल की कीटाणु मुक्त बनाना, जो कि नहीं किया जाता है। अगला है सोडा एसिड अग्निशामकों में प्रयोग किया जाता है, जो कि सही है। अगला दे प्रतिमल एंटासिड में एक घटक के रूप में, जो कि यह भी किया जाता है। तो इसमें बताना है कि इसमें कौन सा नहीं किया जाता है। तो इसमें एक नंबर नहीं किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है, तो दिया गया है COOH, जो कि यह जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो यह जो जगह सी हो जाएगा। तथा अगला दे RCOR होता है, जो कि यह क्या होता है। तो यह कीटोन ग्रुप होता है, तो यह बी हो जाएगा। तथा अगला दे COOR, जो कि यह जो होता है एस्टर होता है, तो यह ए हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक पूछ देगा कि ये OH जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है। तो OH ग्रुप जो होता है एल्कोहल के क्रियात्मक समूह होता है। वही एक CHO होता है, जो कि CHO क्या होता है। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। वही CN एक होता है, जो कि यह साइनाइड का क्रियात्मक समूह होता है। तो ये समूह से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री से इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। क्योंकि जो सिलेबस जो कार्य जारी किया गया 10वीं स्तर पे, उसमें यह सिलेबस में दिया गया है। इस वजह से यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जामों में एक बार यह पूछा भी जा चुका है। इस वजह से यह VVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग एकदम याद रखिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा मिलान क्या हो जाएगा। तो इसका मिलान जो हो जाएगा CBA हो जाएगा, जो कि इसका आंसर डी नंबर में दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि डॉर्बेराइनर ने 3 तत्वों को किस प्रकार के एक त्रिक में व्यवस्थित किया है। तो यह जो व्यवस्थित जो किया गया उसके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह कहा जाता है युग्मज कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, युग्मनज कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा दिया गया मेघालय, जो कि सबसे अधिक वर्षा होता है। तथा अगला दिया लेह, जो कि लेह में सबसे कम वर्षा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा झील खारे पानी का झील है। तो खारे पानी का झील जो है देख लेते हैं, पहला दिया गया है सुपीरियर झील, जो कि सुपीरियर झील जो है दुनिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है, जो कि यह अमेरिका में स्थित है। तथा अगला दिया है खारे पानी का झील चिल्का, जो कि चिल्का जो है यह खारे पानी का झील है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह कहाँ पे स्थित है। तो यह भारत के यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। फिर यहाँ दे टिटिकाका, जो कि टिटिकाका कहाँ पे है। तो टिटिकाका जो है विश्व की सबसे ऊंची झील है, जो कि यह झील पेरू तथा बोलीविया के सीमा पर स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे मलावी, जो कि मलावी झील कहाँ पे स्थित है। यह जो है मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच अफ्रीका महादेश में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो यह पीछे भी क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन में हम बता दिए हैं, जो कि सांची स्तूप किस राज्य में। तो यह जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे बिहार, जो कि बिहार में कौन सा स्तूप है। तो बिहार में केसरिया स्तूप है, जो कि यह चंपारण जिले में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, यह भारत में महोगनी, रेडवुड और सिनकोना के पेड़ किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो यह जो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सालों भर हरे भरे पेड़ दिखते हैं। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसी को विश्ववीय सदाबहार तराई वन भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है मुंबई में गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है। तो यह जो जाना जाता है वो कोंकण तट के रूप में जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्नलिखित किन दो शहरों को जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है वह श्रीनगर और कन्याकुमारी को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 विजेता गीत नाटू नाटू के संगीत निर्देशक कौन है। तो इसके निर्देशक जो है M कीरवानी है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा इसके गीतकार कौन थे। तो इसके गीतकार जो थे चंद्र बोस थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था। तो यह अंत्योदय कार्यक्रम जो शुरुआत जो किया गया था वो राजस्थान में शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही भारत सरकार द्वारा यह अंत्योदय कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया था। तो यह जो किया गया था 2000 ईस्वी में किया गया था।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया वर्तमान में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो हैं फिलोमैन यांग है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया दुनिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह जो रिकॉर्ड जो बनाया है कामी रीता शेरपा ने। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हाल ही में IUCN के पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह जो प्रारंभ जो किया गया वो तमिलनाडु में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया एक वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो यह जो आयोजित जो किया गया वो RBI के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है? तो यह 16वां वित्त आयोग जो गठन जो किया गया है वह अरविंद पनगाड़िया के तहत। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अरविंद पनगाड़िया को यह 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष गठित किया गया है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के पहले वित्त आयोग कब गठन किया गया था? तो भारत में पहला वित्त आयोग जो है यह 1951 ईस्वी में किया गया था, जो कि किसके द्वारा? तो यह जो किया गया था भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 1952 से 57 की अवधि के लिए यह नियुक्त किया गया था। जो कि पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष जो थे वह केसी नियोगी थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यदि एक समचतुर्भुज की भुजा 24 सेंटीमीटर, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 86 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 87 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं 88 नंबर, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 89 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा 90 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तो जो कि आगे देखते हैं 92 नंबर, जो कि दिया है कि निम्न में से कौन से हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति को बदलाव लाता है? तो यह जो बदलाव जो लाता है वह टेस्टोस्टेरोन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया निम्न में से कौन से ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो देख लेते हैं इसमें कोशिका विभाजन में कौन से ऊतक सक्षम होता है। तो पहला दे दृढ़ ऊतक, तथा अगला दे स्थूल कोण ऊतक, तथा अगला दे मृदुतक, तथा अगला दे विभाज्योतक। तो इसमें जो हो जाएगा इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ऊतकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पहला जो दिया है क्लोरोप्लास्ट, जो कि पाया जाता है। अगला है सेंट्रियोल, जो कि सेंट्रियोल जो होता है वो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। जो कि सेंट्रियोल जो होता है तारक का है, जो सेंट्रोसोम में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया जो होता है यह अनुवांशिक एक रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह हीमोफीलिया जिसे हो जाता है उसे शरीर में कहीं भी कट जाता है तो ब्लड जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग या खून का जमाव जो होता है वो नहीं हो पाता है। जो कि यह एक अनुवांशिक बीमारी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि रक्त संचरण प्रणाली में रक्त के थक्के जमने से रोकने वाली पदार्थ हिपेरिन निम्न में से किसके द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? यह जो उत्सर्जित जो किया जाता है बेसोफिल द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि इनमें से कौन से जल में घुलनशील विटामिन है? तो देख लेते हैं इसमें जल में घुलनशील विटामिन कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। तो बी और सी जो विटामिन जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। वही विटामिन A, D, E, K जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया डी दिया गया, ई दिया गया, ए दिया गया और B1 दिया गया है। जो कि B1 जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि सबका रासायनिक नाम हम लोग जान लेते हैं। जो कि B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B1 का रासायनिक नाम जो होता है वह थायमीन होता है। जो कि इसके कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। वही यहाँ देख विटामिन डी, जो कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है कैल्सीफेरॉल होता है। वही यहाँ देख विटामिन ए, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है रेटिनॉल होता है। जो कि इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। आगे देखते हैं, जो कि दिया है कि मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो यह जो अवशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो करता है वो मल द्वार या उसी को अंग्रेजी में एनस कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि मानव का पोषण को 5 चरणों में बांटा जाता है। जो कि यह कौन कौन सा होता है? तो पहला जो होता है जो
भोजन का अंतःग्रहण करता है, जिसे अंग्रेजी में इंगेशन कहा जाता है। वही दूसरा होता है पाचन होता है, वही तीसरा अवशोषण होता है, वही चौथा जो होता है स्वांगीकरण होता है, वही पांचवा जो होता है वह मल त्याग होता है, जो कि यही जो होता है मल द्वार द्वारा मल त्याग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं मुख गुहा, जो कि वैक्यूल कैविटी जो होता है मानव के किस तंत्र का हिस्सा होता है। तो यह जो हिस्सा जो होता है वो पाचन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि रक्त स्कंदन निम्न में से किसकी मदद से होता है। तो यह रक्त स्कंदन जो होता है यह जो होता है वो प्लेटलेट कणिकाओं के मदद से होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।